नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो हमारे चारों तरफ जमीन है, कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं गहरी घाटियां, सपाट मैदान या फिर वो समुद्र के किनारे, ये सब आखिर बना कैसे? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे पारमार एसएससी के जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान के नोट्स के साथ। देखेंगे कि कौन सी ताकतें हमारी पृथ्वी की सतह को लगातार बदलती रहती हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सतह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक डायनामिक चीज है, लगातार बन रही है, बिगड़ रही है। अच्छा। हाँ। और इसके पीछे ना दो तरह की बड़ी ताकतें काम करती हैं, कुछ धरती के अंदर से और कुछ बाहर से। तो चलिए फिर इसी सफर पे निकलते हैं, पता लगाते हैं कि ये अंदरूनी और बाहरी ताकतें हैं क्या और कैसे ये सब कुछ बनाती बिगाड़ती हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये बदलाव होता ही क्यों है। नोट्स में दो खास शब्दों का जिक्र है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ये क्या है? हाँ, ये भू आकृति विज्ञान की बुनियाद है, समझ लीजिए। एंडोजेनिक मतलब अंदर से पैदा होने वाला। अंदर से? जी हाँ। ये वो बल हैं जो पृथ्वी के भीतर उसके गर्भ से निकलते हैं। इनकी ऊर्जा का सोर्स है पृथ्वी के अंदर जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, उनके टूटने से निकलने वाली गर्मी, और वो गर्मी जो पृथ्वी के बनने के समय से बची हुई है। अच्छा। और ये बल क्या करते हैं? ये आमतौर पर जमीन को ऊपर उठाते हैं, मोड़ते हैं, उसमें दरारें डालते हैं। मतलब ये निर्माण करने वाले बल हैं। निर्माण करने वाले? जैसे कि हिमालय। नोट्स में लिखा है कि हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है। तो क्या वहां ये एंडोजेनिक ताकतें ज्यादा मजबूत हैं? एकदम सही पकड़ा। हिमालय जैसे विशाल पर्वतों का बनना या ज्वालामुखी का फटना, ये सब एंडोजेनिक बलों का ही कमाल है। ठीक है। अब दूसरी तरफ हैं एक्सोजेनिक बल। एक्सो मतलब बाहर। ये पृथ्वी की सतह पर या उसके ठीक ऊपर काम करते हैं? जैसे बहता पानी, नदी, हवा, ग्लेशियर, समुद्र की लहरें, ये सब। अच्छा, ये तो बाहरी चीजें हो गई। हाँ। और ये क्या करती हैं? ये ऊंची उठी हुई जमीन को लगातार काटती हैं, घिसती हैं और समतल करने की कोशिश करती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं अनाच्छादन या ड्यूनोडेशन। ओहो, अनाच्छादन। और इन बाहरी ताकतों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? मुख्य रूप से सूरज से। सूरज की गर्मी से ही मौसम बदलता है, हवा चलती है, पानी बरसता है। तो मतलब अंदर की ताकतें उठाती हैं और बाहर की ताकतें घिसती हैं। एक तरह की रस्साकशी। बिल्कुल, यही रस्साकशी चलती रहती है। नोट्स में अरावली पर्वत का उदाहरण भी है ना? हाँ है। वो बहुत पुराने पड़ गए हैं और अब बाहरी ताकतें यानी एक्सोजेनिक बल उन्हें लगातार घिस रहे हैं। तो वहां एक्सोजेनिक बल ज्यादा हावी हैं। समझ गई। तो कहीं एंडोजेनिक बल जीतते हैं, कहीं एक्सोजेनिक, और इसी से तय होता है कि जमीन कैसी दिखेगी। एकदम, यही संतुलन और असंतुलन है। ये तो बहुत दिलचस्प है। चलिए पहले इन अंदरूनी ताकतों को थोड़ा और समझते हैं। नोट्स में डायस्ट्रोफिज्म और ज्वालामुखी का जिक्र है। ये डायस्ट्रोफिज्म क्या भला है? नाम बड़ा अजीब है। हाँ, थोड़ा भारी शब्द है। डायस्ट्रोफिज्म मतलब वो सारे धीमी प्रक्रियाएं जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट हिलती है, मुड़ती है, टूटती है, ऊपर उठती है या धंसती है, ये सब इसमें आता है। अच्छा, सब कुछ इसी में। हाँ, इसके अंदर कई चीजें हैं। जैसे एक है ओरोजेनिक प्रक्रिया। ओरो मतलब पर्वत, जेनिक मतलब बनना, तो यह है पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। जैसे हिमालय बना। बिल्कुल। जब टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं ना, तो चट्टानें मुड़कर या ऊपर उठकर पहाड़ बना देती हैं। ठीक है। और दूसरी है एपिरोजेनिक प्रक्रिया। ये महाद्वीपों के बड़े बड़े हिस्सों के धीरे धीरे ऊपर उठने या नीचे धंसने से जुड़ी है। इसमें पहाड़ जैसे मोड़ नहीं पड़ते, बस पूरा इलाका ऊपर या नीचे होता है। महाद्वीप बनना या उठना। फिर भूकंप आते हैं, पृथ्वी का अचानक हिलना, और ये सब जुड़ा है प्लेट टेक्टोनिक्स से। वो सिद्धांत जो बताता है कि पृथ्वी की सतह कई बड़ी प्लेटों में बटी है और वो हिलती रहती हैं। अच्छा, तो ये सब धीमी एंडोजेनिक प्रक्रियाएं हैं। और ज्वालामुखी, वो तो एकदम तेज होता है ना? हाँ, ज्वालामुखी या वॉल्केनिज्म भी एंडोजेनिक है, पर यह ज्यादा नाटकीय और तेज हो सकता है। ये जमीन पर वो खुला मुंह या दरार है जहां से पिघली चट्टानें मतलब मैग्मा या लावा, गैसें, राख, ये सब बाहर निकलता है। और इससे नई जमीन भी बनती है। हाँ बिल्कुल, तबाही भी लाता है पर नई जमीन भी बनाता है। जैसे हवाई द्वीप हैं, वो ज्वालामुखी से ही बने हैं। समझ गई। तो ये थी अंदर की ताकतें। अब जरा बाहर वालों पर आते हैं।
एक्सोजेनिक प्रक्रियाएं। नोट्स में अपक्षय, वेदरिंग और मास मूवमेंट का जिक्र है। अपक्षय, ये मौसम वाला मामला है। सही। अपक्षय या वेदरिंग का मतलब है चट्टानों का अपनी ही जगह पर, मतलब बिना कहीं और गए, टूटना, फूटना या गल जाना। और ये होता है मौसम और जलवायु के असर से। जैसे तापमान का बदलना, दिन में गर्मी से फैलना, रात में सर्दी से सिकुड़ना, पानी का दरारों में जमना और उन्हें चौड़ा करना, बारिश का पानी या हवा में मौजूद गैसों का चट्टानों से रासायनिक क्रिया करना, ये सब अपक्षय है। तो चट्टान वहीं की वहीं टूटती है। हाँ, इन सीटू कहते हैं इसे। इसमें मलबा कहीं जाता नहीं, बस टूटता है। इसके 3 मुख्य तरीके हैं: रासायनिक, जिसमें चट्टान गल जाती है; भौतिक या यांत्रिक, जिसमें वो सिर्फ टूटती है, केमिकल बदलाव नहीं होता; और जैविक, जो पेड़ पौधों की जड़ों या जानवरों से होता है। नोट्स में एक शब्द था एक्सफोलिएशन, वो क्या है? हाँ, एक्सफोलिएशन वो भौतिक अपक्षय का एक उदाहरण है। इसमें चट्टान की ऊपरी परतें दबाव हटने से या तापमान बदलने से प्याज के छिलकों की तरह उखड़ने लगती हैं। ग्रेनाइट जैसी चट्टानों में अक्सर दिखता है। अरे वाह, प्याज के छिलके, दिलचस्प है। और ये मास मूवमेंट, ये अपक्षय से अलग कैसे है? मास मूवमेंट मतलब मलबे का बड़े पैमाने पर खिसकना। यहाँ मुख्य हीरो है गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी खींचती है। हाँ, अपक्षय चट्टानों को कमजोर कर देता है ना? तो वो कमजोर मलबा या मिट्टी गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान से नीचे खिसकने लगती है। तो इसमें मलबा हिलता है अपनी जगह से? बिल्कुल, अपक्षय इसे आसान बनाता है, पर ये भारी बारिश के बाद बिना अपक्षय के भी हो सकता है। मलबा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसके भी प्रकार होते होंगे? हाँ, कुछ बहुत तेज होते हैं, जैसे लैंडस्लाइड या भूस्खलन, या मड फ्लो यानी कीचड़ का बहाव। और कुछ बहुत ही धीमे होते हैं, जैसे क्रीप। हाँ, क्रीप। इसमें मिट्टी इतनी धीरे खिसकती है कि पता ही नहीं चलता, सालों लग जाते हैं। बस पेड़ों के झुके हुए तने या टेढ़े हो गए खंबे बताते हैं कि यहाँ क्रीप हो रहा है। बाप रे, इतना धीमा? जी। तो अपक्षय ने चट्टान तोड़ी, मास मूवमेंट ने उसे नीचे खिसकाया। अब इस मलबे का क्या होता है? नोट्स में नदी, ग्लेशियर, हवा, इन सब का जिक्र है। ये क्या करते हैं? हाँ, अब आते हैं असली खिलाड़ी मैदान में। ये हैं एक्सोजेनिक एजेंट्स: बहता पानी, नदी; चलती हुई बर्फ, ग्लेशियर; भूमिगत जल, समुद्री लहरें; और हवा। ये न सिर्फ उस मलबे को ट्रांसपोर्ट करते हैं, बल्कि खुद भी कटाव करते हैं, जिसे अपर्दन कहते हैं। अच्छा, ये खुद भी काटते हैं? हाँ, और फिर जब इनकी ताकत कम होती है तो ये उस मलबे को कहीं जमा कर देते हैं। इसे निक्षेपण कहते हैं। तो ये एजेंट कटाव और जमाव दोनों से जमीन पर नई नई आकृतियां बनाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखें। सबसे पहले नदी की बात करते हैं। नोट्स में उसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं: युवा, परिपक्व और वृद्ध। बिल्कुल। नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो वो युवा होती है। ढलान तेज, रफ्तार बहुत ज्यादा। तो जोरदार कटाव करती होगी। हाँ, और कटाव भी नीचे की तरफ ज्यादा, वर्टिकल इरोजन। इससे बनती हैं गहरी, संकरी, वी आकार की घाटियां। अच्छा, वी शेप्ड वाली। हाँ, कभी कभी ये इतनी गहरी हो जाती हैं कि गॉर्ज या कैनियन बन जाते हैं। और ऊंचाई से पानी गिरे तो? वाटरफॉल, जलप्रपात। सही। जलप्रपात, रैपिड्स, पॉटहोल्स, नदी के तल में गड्ढे, ये सब युवावस्था की निशानियां हैं। और जब नदी मैदान में आ जाती है तब क्या होता है? तब शुरू होती है परिपक्व और फिर वृद्धावस्था। ढलान कम, नदी चौड़ी होने लगती है। अब वो नीचे कम, किनारों को ज्यादा काटती है, लैटरल इरोजन। राइट। और सीधी बहने के बजाय वो सांप की तरह बल खाने लगती है। मियांडर, वो घुमावदार मोड़। हाँ, मियांडर। वृद्धावस्था में तो रफ्तार इतनी कम हो जाती है कि नदी अपने साथ लाया मलबा ढो ही नहीं पाती, तो जमा करने लगती है। बिल्कुल। और इसी जमाव से बनता है डेल्टा, जहां नदी समुद्र में मिलती है। और वो मियांडर के कटे हुए हिस्से, हाँ, वो क्या बनते हैं? वो बन जाते हैं गोखुर झील या ऑक्सबो लेक। जैसे गाय का खुर होता है ना, वैसा आकार। अच्छा, और बाढ़ के मैदान? हाँ, बाढ़ के मैदान, फ्लड प्लेन्स। हाँ। और नदी के किनारों पर जमे मलबे से बने ऊंचे तटबंध, लीवीज। और एक और चीज, जलोड़ पंख, अलुवियल फैंस। जब नदी पहाड़ से एकदम मैदान में उतरती है ना, हाँ, तो भारी मलबा पंखे के आकार में फैलाकर जमा कर देती है। वो है जलोड़ पंख। लेकिन नोट्स में झेलम नदी के बारे में लिखा था कि वो अपनी युवावस्था में ही मियांडर बनाती है। ये कैसे? हाँ, वो एक अपवाद है।
कश्मीर घाटी की खास बनावट की वजह से ऐसा होता है। ये दिखाता है कि ज्योग्राफी में नियम तो हैं, पर स्थानीय चीजें भी बहुत असर डालती हैं। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई पानी की बात। जब यही पानी जम जाए, मतलब ग्लेशियर बन जाए, वो बर्फ की नदी क्या करती है? ग्लेशियर, बर्फ की विशाल चलती हुई चादर या नदी, ये भी कटाव और जमाव दोनों में माहिर है, और इसका कटाव बहुत जोरदार होता है। क्या बनाता है ये? पहाड़ों में ये घाटी के सिर पर एक कटोरे जैसी आरामदायक कुर्सी बना देता है। उसे कहते हैं सर्क। सर्क? हाँ, जब दो तरफ से सर्क कटान करते हैं तो बीच में एक तीखी तलवार जैसी धार बन जाती है, वो है एरेट। और अगर कई सर्क एक पहाड़ को चारों तरफ से काटें तो बीच में एक पिरामिड जैसी चोटी खड़ी रह जाती है, हॉर्न। स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न देखा है? वो एक हॉर्न ही है। ओहो, हॉर्न। और वो यू आकार की घाटी? हाँ, नदी बनाती है वी आकार की घाटी, ग्लेशियर उसे काटकर चौड़ा और यू आकार का बना देता है। और जब ग्लेशियर पिघलता है तब क्या छोड़ जाता है? तब वो अपने साथ लाया सारा मलबा, पत्थर, मिट्टी, रेत वहीं ढेर कर देता है। इस मलबे के जमाव को कहते हैं मरेन। ये ग्लेशियर के किनारों पर, बीच में या जहां वो खत्म हुआ वहां मिल सकता है। और भी कुछ बनता है जमाव से? हाँ, ग्लेशियर के पिघले पानी से जो मलबा जमा होता है उससे बनती हैं एस्कर्स, रेत बजरी की लंबी सांप जैसी कतारें, और ड्रमलिन्स, उल्टी नाव या अंडे जैसी छोटी छोटी पहाड़ियां। कमाल है, बर्फ भी जमीन को तराश देती है। अच्छा, जमीन के नीचे का पानी, वो भी कुछ करता है क्या? नोट्स में कार्स्ट टोपोग्राफी लिखा है। हाँ, भूमिगत जल भी चुपचाप काम करता रहता है, खासकर उन इलाकों में जहां चूना पत्थर या डोलोमाइट जैसी चट्टानें हों जो पानी में घुल सकती हैं। अच्छा, घुलने वाली चट्टानें। हाँ, पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड एक हल्का एसिड बनाती है जो इन चट्टानों को धीरे धीरे घोल देता है। तो यहाँ रासायनिक अपक्षय मुख्य है, और इससे जो अनोखी जमीन बनती है उसे कहते हैं कार्स्ट स्थलाकृति। ये नाम यूरोप के कार्स्ट इलाके से आया है। और इससे बनता क्या है? सतह पर पानी घुलनशील चट्टानों में छेद बना देता है, घोल रंध्र, सिंक होल्स। ये बड़े होकर डोलाइन बन जाते हैं। पूरी जमीन ऊपर से कटी फटी नोकीली सी हो जाती है, जिसे लैपीज कहते हैं। उस पर चलना भी मुश्किल होता है। और जमीन के नीचे गुफाओं में वो जो लटकती हुई चीजें दिखती हैं फोटो में। हाँ, वो कमाल की चीजें हैं। गुफाओं के अंदर जब चूना घुला पानी छत से टपकता है तो पानी उड़ जाता है और चूना वहीं जम जाता है। जो जमाव छत से नीचे लटकता है वो है स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट? टाइट मतलब छत से चिपका हुआ। हाँ, याद रखने के लिए अच्छा है। और जो बूंदें फर्श पर गिरती हैं उनसे जो जमाव ऊपर की ओर उठता है वो है स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट, माइट मतलब जमीन से उठने की शक्ति। क्या बात है, सही तरीका है याद रखने का। और जब ये दोनों बढ़ते बढ़ते मिल जाते हैं तो पिलर बन जाता होगा। बिल्कुल, गुफा स्तंभ या पिलर, ये सब धीमी गति से बनने वाली प्रकृति की मूर्ति कला है। वाह, प्रकृति की मूर्ति कला। चलिए अब समुद्र के किनारे चलते हैं। लहरें तो लगातार तट से टकराती हैं, वो क्या बनाती हैं? समुद्री लहरें भी बहुत शक्तिशाली एजेंट हैं, लगातार कटाव और जमाव करती हैं। कटाव से तट पर खड़ी चट्टानी दीवारें बनती हैं, क्लिफ। क्लिफ? हाँ। लहरें चट्टानों के कमजोर हिस्सों को काटकर गुफाएं बना देती हैं। अच्छा। अगर गुफा आर पार हो जाए तो बनता है मेहराब। अच्छा। और जब मेहराब की छत भी गिर जाए तो समुद्र में अकेला खड़ा चट्टान का टुकड़ा कहलाता है स्टैक। स्टैक देखा है मैंने। और जमाव से बीच तो बनते ही हैं। हाँ, बीचेस लहरों के जमाव का सबसे आम उदाहरण है। हाँ। हवा इस रेत को उड़ाकर पीछे टिब्बे बना सकती है और लहरें रेत को तट के समानांतर लंबी पट्टियों में जमा करती हैं, जिन्हें बार्स, बैरियर्स या स्पिट्स कहते हैं। ठीक। ये तट की शक्ल बदलते रहते हैं। ठीक है, अब आखिरी एजेंट बचा हवा। रेगिस्तान में इसका राज चलता है। वहां क्या गुल खिलाती है हवा? रेगिस्तानों में जहां पेड़ पौधे कम होते हैं और मिट्टी सूखी और ढीली होती है, वहां हवा मुख्य भूमिका निभाती है। ये रेत कणों को उड़ाकर चट्टानों से टकराती हैं, जिससे वो घिसती हैं। इसे अपघर्षण कहते हैं। अच्छा। और ये ढीली रेत को उड़ाकर कहीं और ले जाती है, इसे अपवाहन कहते हैं। कटाव से ये चट्टानों के निचले हिस्से को ज्यादा काटती है क्योंकि भारी कण नीचे ही उड़ते हैं। इससे बनती है छतरी जैसी मशरूम रॉक। मशरूम रॉक? हाँ, देखिए तस्वीर। हाँ, या पेडेस्टल रॉक भी कहते हैं। और बड़े इलाके में कटाव से चट्टानी मैदान बन जाते हैं, पेडी प्लेन।
रेगिस्तान में कभी-कभी बारिश से जो अस्थायी झीलें बनती हैं, उन्हें प्लाया कहते हैं। और हवा जमाव से क्या बनाती है? रेत के टीले तो पक्का बनते होंगे। बिल्कुल। हवा से उड़ाई गई रेत जब कहीं जमा होती है, तो रेत के टीले या टिब्बे बनते हैं। इनके कई आकार होते हैं। नोट्स में 2 मुख्य दिए हैं, बरखान, जो आधे चांद जैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार। हाँ, और सीफ, जो लंबे तलवार की धार जैसे होते हैं। और ये टीले हवा के साथ खिसकते भी रहते हैं। बाप रे, मतलब ये पूरी जमीन ही एक कैनवस है जिस पर ये ताकतें और एजेंट्स लगातार कुछ न कुछ बनाते मिटाते रहते हैं। सही कहा, एक निरंतर चलने वाला शो है ये। हॉर्न, ग्लेशियर का कटाव, लैपीज, भूमिगत जल का कटाव कास्ट में, गोखुर झील, नदी वृद्धावस्था में, स्टैक, समुद्री लहरें कटाव से, स्टैलेक्टाइट, भूमिगत जल का जमाव गुफा में, ड्रमलिन, ग्लेशियर का जमाव, जलोढ़ पंख, नदी का जमाव, पहाड़ से मैदान में आते हुए, बार या स्पिट, समुद्री लहरें जमाव से, और बरखान या सीफ, हवा का जमा, रेत के टीले। बढ़िया, ये याद रहेगा। तो परमार आईएसएससी के नोट्स के जरिए आज हमने पृथ्वी की सतह के इस बदलते चेहरे को समझा। ये अंदरूनी और बाहरी ताकतें और उनके एजेंट नदी, हवा, बर्फ, पानी कैसे मिलकर ये सब अद्भुत आकृतियां बनाते हैं। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रक्रियाएं रुकी नहीं है, ये आज भी इसी वक्त चल रही हैं। भले ही इनकी रफ्तार हमें महसूस न हो, पर लाखों सालों में ये नक्शा बदल देती हैं। और ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, इनसे ही हमारी मिट्टी, पानी, खनिज यानी जीवन के आधार जुड़े हैं। बिल्कुल। और यहीं एक सवाल मन में आता है, हम इंसान भी तो अब पृथ्वी पर बड़े बदलाव कर रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, खदानें खोद रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। तो क्या हमारी ये गतिविधियां इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर असर डाल रही हैं? क्या हम अनजाने में धरती के बदलने की इस रफ्तार को या शायद दिशा को ही बदल रहे हैं? इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। बहुत जरूरी सवाल है ये आज के समय में।